ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज को अध्ययन कराने के लिए आज प्रथम कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आपको वृत्त संबंधी समस्याओं को उन पर चर्चा की थी, उनको हल किया था और आपसे कहा था कि त्रिभुज के बारे में आप स्वाध्याय करके आएंगे। उसी अध्याय को हमने आज अध्ययन करने के लिए लिया है। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। नंबर 1, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। नंबर 2, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नंबर 3, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है, हम यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर 4, आकृतियों में सर्वांगसमता। आकृतियों को देखकर हम सर्वांगसमता के विषय में जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि यह आकृति सर्वांगसम है या नहीं है। इस प्रकार से इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आपको क्रमबद्ध तरीके से त्रिभुज का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आइए, प्रथम शिक्षण बिंदु त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, आपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखा होगा। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को हमने कुछ आकृतियों को यहाँ लिया है। यह आकृति आप देख रहे हैं, यह किसकी आकृति है, वृत्त की आकृति है। आप जानते हैं, इसको पहचानते हैं, वृत्त की आकृति है। यह आकृति आप देख रहे हैं, ये किसकी आकृति है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो यह आकृति किसकी होगी, आयत की होगी। यहाँ क्या भुजाओं को आप गिन सकते हैं, यदि हम इसका नामकरण कर दें ए, बी, सी और ये डी, यहाँ पर आप भुजाओं को गिन सकते हैं। कैसे, 1, 2, 3 और ये 4। अर्थात आयत में आपने देखा कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं प्राप्त होती हैं, जो एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर क्या करती हैं, मिलती हैं। इस प्रकार से ये आकृति एक हमने बनाई है। इस आकृति को नाम दे दें ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो यहां पर आप भुजाओं को क्या गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। आप बता सकते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार से भुजाओं को आप आसानी से गिन सकते हैं। इसी के तहत हमने एक आकृति आपको बना के दी है, जो इस प्रकार सी है। इनकी भुजाओं को आप देखें तो आप बता सकते हैं कि इनमें कितनी भुजाएं हैं। इनमें भुजाओं की संख्या, यदि हम इसका नामकरण कर दें ए, बी और ये सी, तो आप बता सकते हैं इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3। अर्थात जिस आकृति को हमने बनाया है उसमें भुजाएं कितनी हैं, 3 भुजाएं हैं। अर्थात त्रिभुज, त्रिभुज। त्रिभुज को त्रि माने होता है, त्रि का अर्थ होता है 3। त्रि का अर्थ 3। भुज का अर्थ होता है, भुज का अर्थ भुजा। यहां पर चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भुजाएं कौन कौन सी हैं। भुजाएं हैं ए, बी। भुजा को हम इस प्रकार से लिखते हैं ए, बी, ये एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा होगी बी, सी, बी, सी। तीसरी भुजा होगी सी, ए, सी, ए। इस प्रकार से आपने देखा कि भुजाएं इसमें कितनी प्राप्त होगी, 3 भुजाएं प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से आप देखें, यह जो तीनों भुजाएं एक दूसरे पर क्या करती हैं, काटती हैं, तो वहां पर एक बिंदु प्राप्त होता है। उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो शीर्ष यहां देखें, शीर्ष,
शीश देखिए कहाँ कहाँ पे काटती है, ये देखिए यहाँ काटेगी, यहाँ पे काटेगी इस तरह से। तो ये क्या हो गए, शीश हो गए। शीश कौन कौन से हैं, 3 शीश हैं आपके, तीन शीश कौन कौन से हैं, ए शीश है, ए कॉमा बी, ये बी है कॉमा सी। अर्थात त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 शीश आपने प्राप्त कर लिए। अब यह शीश जो 2 भुजाओं से घिरा हुआ है, ये एक झुकाव उत्पन्न करता है। इस झुकाव को कहते हैं कोण कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से एक कोण आंतरिक और होते हैं। कोण कौन सा होगा, कोण कितने होंगे और कौन कौन के होंगे, कोण बराबर कितने होंगे, 3 कोण होंगे, क्योंकि ये झुकाव और ये झुकाव। तो कोण कौन कौन से होंगे, 3 कोण। कोण को हम लिखते हैं ए कोण, कोण बी और कोण सी। इस प्रकार से कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के, ये पूर्व से मुझे मालूम है, हमें पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। अर्थात यहां पर आप इसको, ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है और ये शीर्ष है, ये शीर्ष कहलाता है, ये शीर्ष होगा, ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष होगा, शीर्ष। ये कोण होगा, क्या कहलाएगा, कोण। और ये कोण और ये कोण। इस प्रकार से देखें कि त्रिभुज 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे हुए भाग को, घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बंद आकृति में होता है, त्रिभुज बंद आकृति में होता है। अर्थात त्रिभुज को हम इस प्रतीक के द्वारा लिखते हैं, त्रिभुज, इस प्रतीक, ये क्या का चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह है। अर्थात हम इस त्रिभुज का नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार से त्रिभुज को लिखा जाता है। तो आपने देखा कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार को हमने पूर्व से भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया है। त्रिभुज के प्रकार 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। नंबर 1, इसको हम बांट दें तो यहां पर देखें, नंबर 1, नंबर 2, ये है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। नंबर 1 भुजा के आधार पर, नंबर बी कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर। त्रिभुजों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 भुजा के आधार पर कोण कितने प्रकार के होंगे, नंबर 2 कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे। हम यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। ऐसा समबाहु त्रिभुज।
नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इस प्रकार का त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज, ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार का त्रिभुज ए बी सी। ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 4 सेंटीमीटर और सी ए भुजा 4 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को समझने के लिए इस प्रकार का चित्र बनता है। ये भुजा और ये भुजा इस प्रकार की, और ये भुजा इस प्रकार की। इसकी 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, अर्थात ये भुजा हम लें 2.2 सेंटीमीटर और ये भी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां देखें 2, तो इस भुजा का मान होगा 3.1 सेंटीमीटर। ये ए बी और ये सी, इस प्रकार से ए बी सी 2 भुजाएं बराबर हैं, ए सी और बी सी। इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, अलग अलग माप की हो, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के लिए इस प्रकार से त्रिभुज ले लें। ये त्रिभुज मान लीजिए इस प्रकार से है कोई, और इसकी भुजा ये एक है और ये भुजा एक है, इस प्रकार से ए बी और सी, ये सब भुजाएं अलग अलग हैं। अर्थात ये 5 सेंटीमीटर ले लें, यहां पर 5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से त्रिभुज ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, ए सी 2.5 सेंटीमीटर, ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ये हम पूर्व में पिछली कक्षाओं में भी इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं। अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर हम देखें त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे इस प्रकार से हम चित्र को बना दें,
इस प्रकार से देखें, ये इसमें ए बी सी, इसमें ये कोण है, ये कोण है, तीनों कोण कैसे प्राप्त होते हैं? न्यून कोण प्राप्त होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नंबर दो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस प्रकार का? जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस तरह से बनता है? इस तरह से बनेगा, ये कोण इस तरह से, इस तरह से ये कोण जो होगा वो 90 अंश का प्राप्त होता है। ये 90, ये 90 अंश का। ए बी सी, इस प्रकार का कोण जिसका एक कोण समकोण हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अर्थात जब ये इसका कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये होगा लंब। इस प्रकार से इनकी भुजाओं को हम ज्ञात भी कर सकते हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किस प्रकार का होगा? इस प्रकार से ये आधार है और ये इस प्रकार से ये कुल कोण प्राप्त होता है, वो 90। ए बी सी अर्थात 110 अंश मान लें हम। अर्थात ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से कोण के आधार पर नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जो अधिक कोण हो, जिसका एक कोण कैसा हो? अधिक कोण हो, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से त्रिभुजों के 6 प्रकार प्राप्त करते हैं। तृतीय शिक्षण बिंदु, सर्वांगसम। सर्वांगसम का अभिप्राय होता है जिसके सभी अंग समान हो, सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम की परिभाषा की आवश्यकता के अनुसार जिसके आकार और जिसकी माप समान हो, सर्वांगसम कहलाता है। अर्थात उसके सभी संगत मान बराबर हो, सर्वांगसम कहलाता है। सर्वांगसम को समझने के लिए हमने कुछ यहाँ पर चित्र दिए हैं। इनके माध्यम से आपको सर्वांगसम अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पर देखें, ये 2 चित्र दिए हैं इस बराबर में। सर्वांगसम को समझने के लिए 2 आकृतियों का होना अति आवश्यक है। अर्थात दोनों में क्या क्या समानता है, उस समानता के आधार पर सर्वांगसम की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से देखें, ये एक आकृति छोटी है और एक आकृति बड़ी है, तो सर्वांगसम की परिभाषा के अनुसार जिसके सभी अंग समान हो, वो सर्वांगसम कहलाता है। उसकी माप भी समान हो। ये समान तो है, लेकिन इनकी माप, इसकी लंबाई समान नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम की स्थिति में नहीं आती है। दूसरा हमने लिया है, गुब्बारे लिए हैं 2, एक नीले कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। दोनों गुब्बारों को आप देखें तो सर्वांगसम की स्थिति को आप पहचान लेंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो सर्वांगसम की स्थिति यहाँ पर भी नहीं होगी। यहाँ पर देखें, त्रिभुज लिए हमने दो त्रिभुज लिए हैं। दोनों त्रिभुजों की माप यहाँ पर बराबर है, अर्थात 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसकी भी माप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों की माप कैसी है कि बराबर है। दोनों की आकृति और उनका साइज, शेप और साइज दोनों बराबर हैं, इसलिए यह सर्वांगसम की स्थिति में होगा। दूसरा, 2 गोले, एक सिक्का है 1 रुपए का और ये भी 1 रुपए का, यह सेम वर्ष के हैं, तो दोनों कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से हम देखें, सर्वांगसम की स्थिति में हमारे पास हमारे 2 हाथ होते हैं,
यदि हम हाथ को लें, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली पर रखें तो हमारा नीचे वाला जो हाथ है उसकी सभी उंगलियां उससे क्या हो जाती है, ढक जाती हैं। इस प्रकार से ये हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के क्या हुए, सर्वांग सम हुए। इस प्रकार से और किसी अन्य का हाथ हम अपने ऊपर रखते हैं, किसी मित्र का हाथ अपने ऊपर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जैसे हमारा हाथ रखा तो सभी उंगलियां एक दूसरे से कैसी हो गई, ढक गई, अर्थात वो पूरी पूरी बराबर है, उसकी नाप बराबर है, उनकी आकृतियां बराबर है। और जब हम किसी अन्य का हाथ अपने ऊपर रखते हैं तो आप चित्र के माध्यम से देखेंगे, आवश्यक नहीं है कि वो हाथ पूरा पूरा, उंगलियां पूरी पूरी ढक जाएं, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो हाथ के माध्यम से भी आप देखें कि यदि चित्र या अंग पूरा पूरा किसी अंग को ढक लेता है तो वो सर्वांग सम की स्थिति होती है। यदि पूरा इस तरह से है तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। उसकी आकृति तो सेम है लेकिन उसकी माप सेम नहीं है। तो सर्वांग सम होने के लिए आवश्यक है आकृति और उसकी साइज अर्थात माप भी सेम होनी चाहिए। अर्थात यदि कोई रेखा, चित्र रेखा कोई सर्वांग सम है तो उसका अभिप्राय है कि एक रेखा दूसरी रेखा की लंबाई कैसी होनी चाहिए। एक रेखा की लंबाई मान लीजिए ये है रेखाखंड हमारा, ये इस तरह से ए बी, और एक रेखाखंड ये भी है पी क्यू, ये दो रेखाखंड हमारे पास है। दोनों रेखाखंड आपस में सर्वांग सम कब होंगे, ये सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों की माप कैसी हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। इस प्रकार से सर्वांग सम के विषय में एक वृत्त क्या सर्वांग सम होता है? हाँ, आप बता सकते हैं कि एक वृत्त जब उसकी त्रिज्या बराबर होगी तो वृत्त कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर नहीं है तो वृत्त सर्वांग सम नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते। कौन से वृत्त सर्वांग सम होते हैं? वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हो, वह एक दूसरे पर रख दिए जाएं तो पूरे पूरे एक नीचे वाला वृत्त ऊपर वाले वृत्त को पूरी तरह से क्या ले, ढक ले, तो क्या कहलाएगा, वृत्त सर्वांग सम कहलाएगा। अर्थात यह रेखाएं एक दूसरे के सर्वांग सम है यदि इनकी लंबाइयां बराबर हैं। वृत्त तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी, तो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार से सर्वांग सम की स्थिति को आप अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि सर्वांग सम के लिए हमने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने की कोशिश की है और आपको दर्शाया भी है। तो सर्वांग सम क्या होते हैं? वे सभी चित्र, वे सभी आकृतियां सर्वांग सम होती हैं जिनकी आकृति और जिनकी माप समान होती है। क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम को एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। अर्थात सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, सर्वांग सम। जैसे कोई त्रिभुज है हमारा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार से हम त्रिभुजों को सर्वांग सम की स्थिति में लिखते हैं। आइए शिक्षण बिंदु 4 की ओर चले। आकृतियों में सर्वांग समता, अर्थात कुछ चित्रों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से हम सर्वांग समता को पहचान भी सकते हैं कि ये सर्वांग सम की स्थिति में आकृति है या नहीं है। उसकी आकार और उसका साइज के आधार पर, सर्वांग सम की परिभाषा के आधार पर आकृतियों को हम सर्वांग सम की स्थिति में
पहचान भी सकते हैं। तो हमने चित्र एक लिया है, यदि सर्वांग सम होगी तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और सर्वांग सम नहीं होगी तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। हमने चित्र लिए हैं 1 2 3 4 5 6 हमने आकृतियां ली हैं। इन आकृतियों के आधार पर हम पहचान के आधार पर इनको बताएंगे सर्वांग सम है कि नहीं है। हमने नंबर 1 इस तरह से एक आयत लिया है और आयत को हमने बीच से यहाँ पर विभाजित कर दिया, ये विभाजित है। तो इसका आकार A B C और D है। यहाँ पर जैसे बीच से विभाजित करेंगे तो बीच से विभाजित जब करेंगे तो C सिरा D से मिलेगा और B सिरा A से मिलेगा। ये तो पूरा पूरा सिरा क्या कर लेता है, इस चित्र को एक दूसरे से ढक लेता है, तो सर्वांग सम की स्थिति है होगी। तो आप बता सकते हैं यह प्रथम आकृति सर्वांग सम होगी कि नहीं होगी। तो प्रथम आकृति को देखने से ही आप बता सकते हैं कि यह सर्वांग सम की स्थिति में होगा। यह प्रथम स्थिति सर्वांग सम की स्थिति है। द्वितीय आकृति में हमने वृत्त लिया है और वृत्त से एक जीवा जो क्या कहलाती है, ये हमने A B जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, अर्थात वृत्त को दो समान भागों में बांटती है। अर्थात वृत्त को इस तरह से मोड़ दिया जाए, ये हिस्सा इस हिस्से को क्या कर ले, पूरा पूरा ढक लेता है, तो यह सर्वांग सम की स्थिति होती है। इसी प्रकार से सर्वांग सम को हम जान लेंगे तो ये दूसरी स्थिति भी सर्वांग सम की स्थिति होगी। नंबर 3, ये हमने एक चित्र बनाया है A B और ये C। ये इसका यहां से हमने इस पे एक लंब डाला है। यह लंब इस त्रिभुजाकार आकृति को दो भागों में विभाजित करता है, अर्थात एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा, अर्थात दो त्रिभुज बन जाते हैं। यहां पर एक M बिंदु दे दें तो त्रिभुज बन गया है ABM नंबर 1 और दूसरा त्रिभुज होगा CAM। दो त्रिभुज, या क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं? तो यहां हम जैसा कि देख रहे हैं कि यह त्रिभुज बड़ा है, यह त्रिभुज छोटा है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। चौथा है इस प्रकार का एक ट्रेपेजियम है, इसको इस प्रकार की चारों भुजाओं से घिरा हुआ है। यहां से हमने इस पे एक विभाजित कर दिया है। इस विभाजन से आप देखें कि A और ये दो भागों में विभाजित किया है। यदि A B C और D, A C सिरा D पे लाते हैं तो C सिरा D पे जब लाएंगे, यहां से मोड़ेंगे तो C सिरा D पर नहीं पहुंचता है और ना ही B सिरा A पर पहुंचता है। इसलिए यह स्थिति कैसी होगी, सर्वांग सम की स्थिति नहीं होगी। इसी प्रकार से हम इस आयत को बीच के विकर्ण A B C और ये D, A B C D आयत है। आयत के विकर्ण को हम मिला दें और विकर्ण से यदि पलट के यदि B को D के ऊपर रखें तो B पूरा D को ढक लेता है, तो क्या होगा, सर्वांग सम की स्थिति में होगा। इसलिए यह पांचवा बिंदु है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नंबर 6, इस प्रकार से हमने वर्ग की रचना की है और वर्ग के हमने एक कोई बिंदु लिया है जिसका बिंदु है A और ये बिंदु है B। यहां से इसको हमने कट कर दिया। अब इसको जब मोड़ते हैं तो मोड़ने से ही हम प्राप्त करेंगे कि ये सिरा जो है P Q R S, R सिरा S पर पूरा पूरा नहीं ढक पाता है, इसलिए क्योंकि इसकी लंबाई, इसका आकार कैसा है, साइज छोटा है। वही स्थिति यहाँ होगी, Q P पर नहीं पहुंचता है, इसलिए यह सर्वांग सम की स्थिति नहीं होगी। इस प्रकार से आकृतियों को देखकर हम उनको बता सकते हैं कि ये सर्वांग सम होगी कि नहीं होगी। ये हम गृह कार्य के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से अपने
आपने जो अध्ययन किया है उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के लिए प्रथम प्रश्न हमने दिया है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। आप अध्ययन करके लिखेंगे इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। नंबर 2, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुजों को आपने पढ़ा है, कितने प्रकार के होते हैं उनको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सर्वांग सम किसे कहते हैं। सर्वांग सम की परिभाषा या सर्वांग सम के विषय में आप क्या जानते हैं उनको आप यहाँ पे लिखेंगे, समझेंगे। प्रश्न नंबर 4, क्या सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं। क्या सभी व्रत जो हम बनाते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, इस विषय को लिखेंगे, इस पे उत्तर को लिखेंगे। आशा करता हूं आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको अध्ययन कराया है आज हम। और इसी के साथ आप स्वाध्याय करके आएंगे कल। सर्वांग सम की कसौटियां क्या होती हैं उनके बारे में स्वाध्याय करके आएंगे। इसी के साथ आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से आप हल करेंगे। धन्यवाद।